नमस्कार दोस्तों, सेलर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज के वीडियो में हम करेंगे Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। जो भी मुझे कमेंट्स आए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स है जिसको बहुत लोगों को क्वेरीज होती है, तो वो कमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पूरी अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है वो आपको आपके जो भी क्वेरीज है उसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहला है कि हाउ मच प्रोबेबिलिटी टू गेट सक्सेसफुल इन दिस करियर। तो दोस्तों मर्चेंट नेवी का ऐसे है कि ये पूरा इसकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है ये आप पर डिपेंड करती है कि आप कैसे स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क कैसे करोगे, आप कितनी जल्दी एग्जाम्स क्लियर करोगे। ये टोटली आप पर डिपेंड होती है, किस्मत पर कुछ नहीं होता। किस्मत पर बस ये होता है कि आप जिंदा रहोगे, बाकी सब कुछ आप पर होता है कि आप कैसे प्रमोशंस लोगे जल्दी जल्दी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं बोल सकते। तो इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है कि सर आई अप्लाइड ट्वाइस, वुड दे अलाउ मी टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट ईयर, ये कॉलेज के लिए। तो दोस्तों हाँ, जब तक आपका एज क्राइटेरिया है जो भी अपना 28 या फिर 30 का जो भी एज क्राइटेरिया है, तब तक आप हर साल अप्लाई कर सकते हो, या फिर हर मान लीजिए कि साल में 3 बैचेस चल रहे हैं तो हर बैच में अप्लाई कर सकते हो जब तक आपकी एज लिमिट क्रॉस नहीं होती। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर स्कॉर्पियो मरीन मैनेजमेंट से स्पॉन्सरशिप कैसे ले। तो इस एक ऐसा है कि स्कॉर्पियो कंपनी का एक सीन है कि वो ऐसे स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स नहीं देती जैसे नॉर्मल अपना सिनर्जी एमएससी उनका जैसे स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम के फॉर्म्स आते हैं, इनका ऐसे नहीं आता। इनमें अगर आपको जॉब चाहिए एज अ फ्रेशर तो आपको एक तो रेफरेंस लगेगा, या फिर आपको ये जो स्कॉर्पियो है जो कंपनीज में मतलब जिस कॉलेज में जाती है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ये फ़िलहाल के लिए तो IMS गोवा और तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में जाती है, तो आप वहाँ जाके अगर आपको स्कॉर्पियो चाहिए तो आप वहाँ जाके ट्राई कर सकते हो। तो इसके बाद का नेक्स्ट कमेंट है कि जिसका स्पेक्स लगा है क्या वो ज्वाइन कर सकता है। हाँ, अगर आप इंजन साइड जाना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और स्पेक्स मुझे भी लगा है, लेकिन अगर आपका लिमिट में हो तो ये आप जा सकते हो। अगर लिमिट से ज़्यादा है तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DME के बाद जॉब की क्या गारंटी है। तो DME के बाद जॉब की कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे इंसान की गारंटी नहीं होती कब जिंदा रहेगा, तो जॉब की तो बहुत अलग बात है। DME के लिए बस एक ही बात है, दो तरीके हैं जॉब के। एक तो आपके माई बाप जो भी है वो मर्चेंट नेवी में होने चाहिए, मतलब उनके रेफरेंस से आपको मिल सकता है। और दूसरा है कि कॉलेज पे जो भी आप कॉलेज सिलेक्ट करोगे, अगर वो कॉलेज तगड़ा वाला है तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, जो भी है वो मिल जाएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट कोर्स है कैन वी डू ETO कोर्स फ्रॉम यूरोप और सम अदर कंट्रीज। तो दोस्तों इसके लिए एक अगर आपके पास पैसा दबा के है तो आप यूरोप क्या कहाँ से भी कर सकते हो, मतलब चलेगा। लेकिन पैसा कम है तो इंडिया में कर लो। वैसे कि आप बाहर से किया तो आपका मतलब एग्ज़ाम्स सब इजी हो जाएंगे, आपको जल्दी से मतलब प्रमोशन और सब मिलने के चांसेस है, क्योंकि बाहर बहुत इजी होते हैं एग्ज़ाम्स, एक अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाते हैं। लेकिन पैसा थोड़ा तगड़ा लगता है, तो अगर आप पैसे वाले हो तो आराम से जा सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितनी बार शिप पर चढ़ते हैं कि हर बार मेडिकल होता है। जी हाँ, एवरी टाइम शिप पर चढ़ने से पहले आपका मेडिकल होता है, और अगर आप मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम आ गया आपके, तो आपको वो थोड़ा टाइम देते हैं, 1 महीना 2 महीना ऐसा टाइम देते हैं। अगर कोई माइनर फॉल्ट रहा तो आपको वो क्लियर करने के लिए 1-2 महीना टाइम देते हैं, उसके बाद में फिर से मेडिकल करके चढ़ा देते हैं। इसके बाद में द नेक्स्ट है कोर्स की कैन आई ज्वाइन आफ्टर डिप्लोमा सिविल लैटरल एंट्री। तो ये पूछ रहे हैं नेवल आर्किटेक्ट के लिए। तो इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है एक्चुअली, मतलब मेरा कोई पहचान वाला नहीं है जिसने सिविल किया हो डिप्लोमा और उसके बाद में आर्किटेक्चर गया हो, +2 के बाद आर्किटेक्चर गए हुए हैं। तो इसके लिए आप कॉलेज से ही कांटेक्ट कर सकते हो। तो और एक क्वेश्चन है कि विल दे लुक फॉर +2 PCM मार्क्स इफ़ वी हैव गुड मार्क्स इन BTech मैकेनिकल, हैव लेस मार्क्स इन 60%। तो दोस्तों कैसे होता है कि उनका जो क्राइटेरिया है, जैसे कि +2 में इतने होने चाहिए, फिर BTech में आपके इतने, तो उतने ही होने चाहिए। उससे कम रहे तो वो आप फिट नहीं करोगे, क्योंकि आपके जो भी मार्कशीट वो सब है वो क्रॉस चेकिंग के लिए आपके जो भी इंस्टीट्यूट जो भी कॉलेज या फिर जो भी स्कूल है वहाँ पे जाता है, क्रॉस चेक होता है। और अगर आपका वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कम है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे।
तो अगर आपका कम है, या तो आप रीटेस्ट दे दो, जो भी रीमेकिंग टेस्ट होता है वो दे दो, और आपका जो जितना चाहिए उतना 60 अबाउ चाहिए तो 60 अबाउ, 50 अबाउ तो 50 अबाउ वो ले लो, वरना आप एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव अ ड्राई स्किन सिंस बर्थ, विल इट कॉज अ रिजेक्शन। तो दोस्तों कैसे होता है कि ड्राई स्किन का ऐसे कुछ ये नहीं होता मर्चेंट नेवी के मेडिकल में। अभी थोड़े लोगों की ऑयली स्किन होती है, थोड़े लोगों की ड्राई स्किन होती है, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि कुछ रिजेक्शन होगा। तो इफ समवन हैज डन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कैन ही जॉइन मर्चेंट नेवी फॉर डीएमई कोर्स। तो नहीं, आप नहीं कर सकते मर्चेंट नेवी में। अगर आपको डीएमई कोर्स करना है तो आपको इधर मैकेनिकल बैकग्राउंड से होना पड़ेगा, या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से। सिविल का ऐसे कोई रूल नहीं है कि सिविल को एक्सेप्ट किया जा सकता है। उसके बाद में व्हाट इज़ द सैलरी फॉर फ्रेशर। तो दोस्तों फ्रेशर की सैलरी बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये ओनरशिप कंपनी है या फिर मैनेजमेंट कंपनी है, टाइप ऑफ वेसल, इसमें फिर आपका पोस्ट हो सब। मतलब आप फ्रेशर से आप अगर रेंज देखोगे तो $300 से $1000 तक हो जाएगा। 10th के बाद डिप्लोमा किया हूँ, 12th नहीं किया, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? हाँ, आप एलिजिबल हो। आप इंजन साइड, मतलब आपको अगर डीएमई करना है तो कर सकते हो, या फिर आप बीटेक करके जीएमई कर सकते हो, तो आप एलिजिबल हो। सर एग्ज़ाम्स इंग्लिश में होते हैं या? हाँ, इंग्लिश में होते हैं। जो भी आपकी एग्ज़ाम्स, इंटरव्यूज़, जो भी एमएमडी के एग्ज़ाम्स कितना भी है वो सब इंग्लिश में ही होता है। और दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको शिप से मान लीजिए कि इंडियन क्रू मिल गया शिप में, तो बहुत सही है, मतलब हिंदी में आप बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन आपका अगर क्रू अलग अलग नेशनैलिटी का है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अभी मॉक्स कंपनी में उसमें मतलब सभी नेशनैलिटी के मिक्स रहते हैं, फिलिपिनो होते हैं, इंडोनेशियन होते हैं, चाइनीज़ होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, तो ऐसे सभी मिक्स क्रू होता है। तो वहाँ पे आपको मतलब सभी को थोड़ी हिंदी आता है, तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो थोड़ा आपको इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा, एटलीस्ट आगे वाले को बता सको कि क्या आप बताना चाहते हो। तो इतना तो आपको सीखना पड़ेगा मर्चेंट नेवी में अगर आपको आना है तो। विच कंपनी गिव स्पॉन्सरशिप फॉर डीएमई स्टूडेंट्स। तो फिलहाल के लिए डीएमई के लिए ऐसे कोई कंपनी स्पेसिफिकली स्पॉन्सरशिप नहीं देती। डीएमई के लिए तो सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक तो कॉलेज या फिर माई बाप, तो ये याद रखिए। और इसके बाद में भाई स्पॉन्सर्ड डीएनएस कैंडिडेट के बाद ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या होता है। तो अगर आपका कोर्स ख़त्म हो गया तो इसके बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस ऐसा होगा कि आपको कंपनी में रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपकी जो भी कंपनी है जिसमें आप स्पॉन्सर्ड हो, तो वहाँ पे रिपोर्ट करने के बाद आपका एक इंडक्शन इंटरव्यू होगा। इंडक्शन इंटरव्यू के बाद आपका मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे भी डॉक्यूमेंट सबमिशन, वो सब जो भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में कंपनी आपको पूरा प्रोसेस बता देगी कि आपको क्या क्या सामान लेके जाना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना है, आपकी सैलरी। और इसके बाद में आपको फ्लाइट टिकट्स भी मिलेंगे, और आपके साथ जो भी क्रू, मतलब जो आपके साथ चढ़ने वाला है, उनके डिटेल्स भी मिल जाएंगे। इसके बाद एजेंट पूरा ध्यान रखेगा, राइट फ्रॉम आप यहाँ से किसी की दूसरे कंट्री में मान लीजिए कि आपके साइन ऑन है, तो फिर वहाँ के एयरपोर्ट पर आप जाने के बाद एजेंट पूरा आपको एयरपोर्ट से शिप पे चढ़ाने तक पूरा वो देख लेगा, आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक बेसिक ब्रीफ आइडिया है प्रोसीजर का। तो सीडीसी को किस टाइम अप्लाई करें, आफ्टर कोर्स और ड्यूरिंग कोर्स। तो मेरा कहना है कि सीडीसी आपको आपका STCW ख़त्म होते ही अप्लाई करना है, क्योंकि क्या होगा कि आफ्टर कोर्स करने के बाद, आफ्टर मतलब आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद क्या होगा कि आपका फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर सीडीसी रिजेक्ट हुआ तो फिर से 5 दिन 10 ऐसे बढ़ते जाएगा, तो ये फालतू में मतलब आपका टाइम बेकार जाएगा। और मान लीजिए कि आप स्पॉन्सर्ड हो और अगर आपने सीडीसी लेट किया तो फिर आपका ज्वाइनिंग भी लेट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि ड्यूरिंग अपना कोर्स टाइम ही आप अप्लाई करो। इसके बाद में विच इज़ बेस्ट, IMS गोवा और ग्रेट ईस्टर्न। तो दोस्तों दोनों के अलग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, ऐसे मैं एक स्पेसिफिक नहीं बोल सकता। ग्रेट ईस्टर्न में एडवांटेज ये है कि अगर आपने इंटरव्यूज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ में, फिर भी आपको ग्रेट ईस्टर्न चढ़ा देता है उनके कंपनी में। IMS गोवा में ऐसे नहीं होता। अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको
चांस दिया जाता है, लेकिन आपका लेट हो जाएगा उतना ही, मतलब कभी कभी 6 महीना लगेगा, 8 महीना लगेगा, लेकिन लास्ट में एट लास्ट वो चढ़ा देते ही है, किसी न किसी कंपनी में आपको चिपका देते हैं। लेकिन अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया तो दोनों जगह पे ऐसे होता है। और एक अच्छा सीन है IMS गोवा का एडवांटेज कि ये IMS का फ्लोट ट्रेनिंग देता है। फ्लोट ट्रेनिंग मतलब आपको हर रोज़ एक शिप पे चढ़ना होता है, शिप पे चढ़ के आपको शिप पे ही सीखना होता है, जो इंडिया के और किसी कॉलेजेस में नहीं होता। तो एक एक एडवांटेज ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्लेसमेंट का मतलब, अगर आप कंपैटिबल, मतलब आप अपने आप को उतना ये नहीं समझते कि हाँ भाई मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ किसी बड़ी कंपनी का, तो आपसे ग्रेट ईस्टर्न इज बेटर। अगर आप श्योर हो कि हाँ भाई मैं फाड़ दूंगा इंटरव्यू में, तो आप IMS गोवा ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ गिने चुने क्वेश्चंस जो कमेंट्स में आए थे। बहुत ही मुझे लगा कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने पिक किया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपके और कुछ क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर मेरे को इंस्टा पे DM कीजिए, मैं आपके क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।